हेलो एवरीवन। आज चैप्टर 3 देखेंगे हम, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि इस सेकंड चैप्टर में हमने देखा था दो ध्रुवीयता का अंत, तो देखे कि उसमें सोवियत संघ का कैसे पतन हो जाता है। आज जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो हम देखेंगे कि भी अमेरिका का किस प्रकार से वर्चस्व बढ़ जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें टॉपिक है हमारा पहला, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। किस प्रकार नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होती है। देखिए, सोवियत संघ के अचानक विघटन में प्रत्येक को आश्चर्य में डाल दिया। अब आश्चर्य में डालने का क्या रीजन था भाई? इसलिए आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा सोवियत संघ, इतना बड़ा क्षेत्र और हर तरीके से संपन्न देश, किस प्रकार उसका विघटन हो सकता है। तो ये सभी को आश्चर्यचकित में डाल दिया। दो महाशक्तियों में अब एक का क्या हो गया, नामो निशान ही मिट गया। मतलब सोवियत संघ का नामो निशान मिट गया, क्योंकि जो छोटे छोटे और भी जो भी क्षेत्र के उनके देश थे, उन्होंने किसका सपोर्ट कर दिया, अमेरिका का। तो वो टूटना तो स्वाभाविक था। जबकि दूसरा अपनी शक्ति या कहें कि बढ़ी हुई शक्ति के साथ बरकरार था। मतलब कहने का मतलब अमेरिका जो है अपनी शक्ति के साथ बरकरार था। इस प्रकार जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई है, 1991 में हुई। अमेरिका की वर्चस्व मतलब मानना था कि इसका मतलब जब सोवियत संघ की पतन हुआ है तभी अमेरिका का वर्चस्व शुरू हुआ है। जब एक शक्ति के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से क्या हो गया, लुप्त हो गया, तब जाके अमेरिका का वर्चस्व दिखाई देने लगा। लेकिन ये गलत है। ये धारणा अगर देखा जाए तो ये देखा गया कि नहीं, ये गलत है। उस समय से नहीं हुआ, बहुत पहले से हुआ। देखिए लिखा है, एक सीमा तक यह बात सही है, परंतु इसके साथ साथ दो और बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व का कुछ पहलू ऐसा है जिसका इतिहास 1991 तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध के अंत के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हमें इसी अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे ये किसका दे रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में 1945 तक जाता है। 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में अमेरिका ने क्या किया था, जापान के जो दो क्षेत्र थे, नागासाकी और हिरोशिमा, उस पर बमबारी किया था। और ये वर्चस्व दिखाने के लिए कहा, आपने देखा है दूसरे चैप्टर में लिखा भी हुआ था कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने क्या किया, ये बम गिराया था। तो चलिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा इंडिया का लोकेशन, ये हमारी इंडिया। और इंडिया के ईस्ट में देखेंगे ये जापान, और जापान ये देखिए जापान है। और किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। देखिए प्रशांत महासागर में ये दिखाई दे रहा है जापान। और ये क्या है, द्वीप है, ये द्वीपीय देश है, एक द्वीप है ये जापान। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे नागासाकी और हिरोशिमा को। तो देखिए, ये क्षेत्र रहा आपका हिरोशिमा, जहाँ पे अमेरिका ने बमबारी किया था, और दूसरा है नागासाकी, है ना। तो ये दोनों जो क्षेत्र है जापान का, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, परमाणु बम हथियार को मतलब यहाँ पे गिरा दिया था, जिससे यहाँ पे तहस नहस हो गया था। वो उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और बाद में जब आरोप लगाया गया अमेरिका पे कि ये इन्होंने बहुत गलत किया है, और ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, जापान क्योंकि हार तो मानने ही वाला था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन उन्होंने अपने बचाव में ये कहा था कि हमने इसलिए बमबारी किया कि ये युद्ध को रुक जाए, विराम हो, बहुत लंबा ना खींचे। तो उससे ये बाद में स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने बचाव में अमेरिका ने ये बात कही, लेकिन इन्होंने ये वर्चस्व दिखाया सोवियत संघ को, अदर देशों को दिखाया कि हम इतना आगे हैं, हमारी सैनिक शक्ति आगे है। चलिए नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए, हमने देखा ना जापान के मैप को, जापान कहाँ है, नागासाकी और हिरोशिमा। तो 1945 से ही अमेरिका अपना वर्चस्व या दबदबा बनाए रखा हुआ है। हाँ, ये कहते हैं 1991 में क्या था, वर्चस्व दिखाया उसने सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि उन्होंने वर्चस्व 1945 से ही दिखानी शुरू कर दी थी। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 में से ही वर्चस्व कार्य शक्ति की तरह बर्ताव करना आरंभ नहीं किया। वास्तव में यह बात ही बहुत बाद में जाकर स्पष्ट हुई कि विश्व वर्चस्व के दौर में जी रहा है, मतलब विश्व वर्चस्व के दौर में जी रहा है। अब हम उस प्रक्रिया की चर्चा करेंगे जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को अधिक गहरे तक जमा दिया। किस प्रकार अमेरिकी वर्चस्व की जड़ें बहुत ही मजबूत हो गई, उसको हम देखेंगे। देखिए 1990 में 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैप के माध्यम से कि इराक कहाँ है और कुवैत, और बहुत तेजी से उस पर क्या कर दिया, अपना कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की सभी राजनयिक कोशिशें जब विफल हो गई, मतलब कई देशों ने समझाया उसे कि भाई उस पर दबदबा ना बनाए, लेकिन वो माना नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए
बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसको दी? अमेरिका को। शीत युद्ध के दौरान अधिकतर मामलों में चुप्पी साध लेने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी है। कहने का मतलब यह है, देखिए जब जो कुवैत पे जब इराक कब्जा कर रहा था तो उस समय कई बार उसको अच्छे तरीके से राजनयिक कोशिशें करके उसको मना किया गया इराक को, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जो कहा जाता है शीत युद्ध में 2 बड़ा महासंघों के बीच में भी नहीं बोला, लेकिन इसमें उसने क्या किया? बोलना शुरू किया और ये दिया अमेरिका को शक्ति बल प्रयोग की अनुमति दे दिया उसने। तो इसको कहा, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज बुश थे। जिस समय इराक का कुवैत पे हमला हुआ था उस समय जॉर्ज बुश थे, और उन्होंने कहा ये नई विश्व व्यवस्था है कि ये वाला जो रूल अपनाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे छूट दी कि इसके दबदबा को कम किया जाए, तो ये नई विश्व व्यवस्था है। तो चलिए हम इराक और कुवैत को देखिए कि इराक किधर है। तो देखिए ये मैप के माध्यम से ये हमारा इंडिया, और इंडिया के ईस्ट में हमने जापान देखा था, और ये वेस्ट में आप देखेंगे पश्चिम में इराक। इराक यहाँ आगे है ना। और जिसको हमने देखते हो आपको 11वीं की क्लास में हमने पढ़ा था इराक और ईरान को मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। तो यही इराक है, देखिए ये इराक है। और इराक में ही हम देख रहे हैं यहाँ किनारे पे देखिए छोटा सा ये क्षेत्र है जो कुवैत, ये एक अलग देश है ये। और इराक ने क्या किस पे दबदबा बना लिया? कुवैत पे दबदबा बना लिया, जिसका विरोध किसने किया? अमेरिका ने, अदर देशों ने किया, और जिसको फिर अमेरिका को ये सपोर्ट दिया गया कि वो बल शक्ति दिखाकर कुवैत को आज़ाद कराए। तो इस प्रकार अमेरिका ने क्या किया? 34 देशों की मिलीजुली के साथ, है ना, और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ क्या कर दिया? मोर्चा खोला, है ना, युद्ध शुरू कर दिया और उसे परास्त कर दिया। किसको? इराक को। इसी को परास्त जब इराक को पहली बार किया गया, जो अमेरिका ने किया, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को क्या नाम दिया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब ये देखिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि जो अमेरिका पे अरे वो क्या नाम है, इराक पे जो अमेरिका का हमला था उसे ही हम डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसको सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका नाम दिया था, ठीक है। जो एक सीमा तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़काउ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। कहा जाए उस समय इस सैन्य अभियान के जनरल कौन थे? तो ये थे नॉर्मन श्वार्ज़काउ ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे, तथा 34 देशों की इस मिलीजुली सेना ने 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक किसके थे? 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। यद्यपि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने घोषणा की, उन्होंने क्या कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग है, ठीक है ना। ये किसने कहा था? सद्दाम हुसैन ने। अभी जब आपने देखा था ना कि सद्दाम इराक को, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति उस समय थे उन्होंने यही कहा था कि ये 100 जंगों की एक जंग होगी, साबित होगी। परंतु इराक की सेना जल्द ही क्या हो गई? इराक की सेना जल्द ही परास्त हो गई और उसे कुवैत से हटने पे बाध्य होना पड़ा। तो कुल मिला के हमने देखा कि इराक अपना हार माना और कुवैत आज़ाद हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात स्पष्ट हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से काफ़ी पीछे हैं। क्यों? क्योंकि जब युद्ध हुआ 75% किसका सपोर्ट था? अमेरिका का था। इसका मतलब अदर देश जो उनके साथ थे वो उनसे बहुत ही पीछे थे। तो ये भी एक वर्चस्व दिखाई दिया है, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका काफ़ी आगे निकल गया, ठीक है। सैन्य का प्रौद्योगिकी के मामले टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे निकल गया। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस जंग में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, है ना। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इस कारण कुछ पर्यवेक्षक ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी है। मतलब इस युद्ध को, जो इराक पे अमेरिका का युद्ध हुआ था, इसको स्मार्ट बमों को जब यूज किया तो इसको कुछ लोगों ने, कुछ पर्यवेक्षकों ने, उन्होंने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ही यूज किया गया था। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज की गई थी। मतलब काफ़ी, एक तरह से कहा जाए ऐड के माध्यम से, मतलब काफ़ी उसके बारे में बातें की गई थी। और यह एक वीडियो गेम वार में परिवर्तित हो गया। मतलब एक तरह से बच्चे गेम वार में, गेम के जैसे इसको बार बार देखना, खेलना, इसी के माध्यम से किस प्रकार, तो ये काफ़ी फेमस हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से
देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह से हार का सामना कर रही है। मतलब एक तरह से हर एक टेलीविज़न के माध्यम से हर तरीके से ये युद्ध क्या हुआ गया, दिखाया गया, और लोग बैठकर इस युद्ध को शांति से देख रहे थे कि किस प्रकार इराक पे बमबारी किया गया और इराक पे तबाही मचाई गई। ठीक है ना। यह बात अविश्वसनीय लगती है, परंतु अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों ने क्या कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस लड़ाई पर खर्च की, उससे कहीं अधिक रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब देशों से भी प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने जब सपोर्ट किया था तो उससे अधिक रकम तो उसको, वो लीडर के रूप में था, तो उसको उससे अधिक रकम तो इन जापान, जर्मनी और सऊदी अरब देशों ने से क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्लिंटन का दौर। कहते कि उस समय जॉर्ज बुश थे इराक के युद्ध के टाइम में। अब इस समय हम बिल क्लिंटन के बारे में देखते हैं कि इनकी हिस्ट्री कैसे रही, उनके जब वो राष्ट्रपति रहे। तो 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से चुनाव हार गए। ठीक है ना। तो क्लिंटन ने विदेश नीति के स्थान पर घरेलू नीति को अपनाने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। मतलब घरेलू चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या किया, चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। मतलब अपने को और शक्तिशाली, मजबूत बनाना, लोगों की तरफ ध्यान देना। ठीक है। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और इस प्रकार वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। जैसा कि कहा जाता है, सिर्फ वहाँ का ये रूल है कि राष्ट्रपति 2 बार ही शासन में आ सकता है। ठीक। क्लिंटन के दौर में ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है। मतलब घरेलू मामलों का मतलब जैसे मान लीजिए सैनिक शक्ति हो गई, लोगों को सैन्य सुरक्षा हो गई, है ना, ये सब जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र के तरफ ध्यान, कुछ अपने क्षेत्र के नरम मुद्दे थे उस पर ध्यान, है ना, उस पर। लेकिन अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया था तथा विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेशी नीति के मामले में बिल क्लिंटन की सरकार ने सैन्य शक्ति तथा सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विदेशी नीति भी इनकी काफ़ी सही रही। विदेशी नीति में लोगों का मतलब एक जो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है उसको ध्यान देना, देखना। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी शक्ति के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस प्रकार की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई किया। कहाँ? यूगोस्लाविया में एक प्रांत था जिसका नाम था कोसोवो। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी, काफी अधिक थे अल्बानियाई लोग वहाँ पे। इसके प्रत्युत्तर में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देश ने यूगोस्लावियाई इलाकों पर 2 महीने तक बमबारी की। तो अमेरिका इसके वजह से वो गुस्सा हो गया। तो फिर उसने क्या किया, जो नाटो संघ था उसका बना वो छोटे छोटे और देश, क्योंकि ये उसी में शामिल था, है ना। तो यूगोस्लाविया जो छोटे से जो लोग विरोध कर रहे थे उसको क्या किया, उसका सपोर्ट किया उन लोगों का, और क्या किया, यूगोस्लावियाई लोगों पे, इलाकों पर क्या किया, 2 महीने तक बमबारी किया। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार को गिरा दिया गया तथा कोसोवो पर नाटो की सेना का कब्जा हो गया। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या तथा दार ए सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के प्रत्युत्तर में हुआ। कब हुआ? 1998 में हुआ। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया कि ये जो बमबारी किया गया है ये किसका देन है, तो अल कायदा समूह का, आतंकवादी ग्रुप का है। इस बमबारी के कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया। एक ऑपरेशन मतलब एक सैनिक कार्रवाई किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर अनेक बार क्रूज मिसाइल से हमला किए गए।
अपनी इस सैन्य कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने, या जैसे दे रहा है कि उसमें अनुमति भी नहीं लिया गया, उससे अनुमति भी, जैसे हर तरह की हर बार हम किसी पे बमबारी कर रहे हैं, गोलाबारी या युद्ध कर रहे हैं, तो कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति तो लेंगे, तो अनुमति भी नहीं लिया। देखिए, अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी परवाह नहीं की। अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन भी नहीं लिया गया। अमेरिका पर यह आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी हमला कर दिया था, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। उन नागरिकों का आतंकवाद से कुछ लेना देना, लेकिन उस पर भी क्या कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया। पीछे मुड़कर अब देखने पर जान पड़ता है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। मतलब अमेरिका की वर्चस्व की एक तरह से क्या थी, ये शुरुआत थी जो अमेरिका ने किया। तो जैसे इसमें देखिए, इधर किनारे में ग्रीन में लिखा है कि बात है क्या, इसका अर्थ यह लगाया जाए कि लिट्टे आतंकवादियों के छुपे होने का शक होने के कारण श्रीलंका पेरिस पर मिसाइल दाग सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बाय द वे किसी दूसरे देश पे भी हमको शक हो, अगर बाय द वे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ की आम जनता को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं बिना मतलब का। तो इसलिए ये इसमें ये दिया गया है कि मतलब जिस तरह भारत में हुआ था ना लिट्टे वाले, तो आगे चल के पॉलिटिकल साइंस में लिट्टे के बारे में आप जानेंगे, तो ऐसे ही हुआ था वहाँ भी, और इसी वजह से यहाँ तुलना दिया गया है। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे कि 9/11 की घटना क्या है।